वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पार्ट 4 में आज हम उसके जो रिमेनिंग फंक्शन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का फर्स्ट फंक्शन था फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी यानी कि साख नीति का निर्धारण एवं मूल्यांकन, उसके बारे में हमने बात की थी। साथ ही हमने देखा कि क्रेडिट पॉलिसी जो होती है संस्था के लिए वो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी बनाना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो आज जो फंक्शन रहेंगे वो हम बात करने वाले हैं सेकंड फंक्शन की, फॉर्मुलेशन एंड कलेक्शन प्रोसेस, संग्रहण प्रक्रिया का निर्धारण, संग्रहण प्रक्रिया का निर्धारण यानी कि आपको कैसे, जब आप उधार माल बेचते हो, आपको पता है कि रिसीवेबल्स कब होते हैं। आपके जो रिसीवेबल्स होंगे वो आपके होते हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हो। ठीक है, तो यानी कि क्रेडिट सेल करने पर आपको क्या होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, रिसीवेबल्स तभी होंगी जब क्रेडिट सेल करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल आपने कर दिया, उधार माल बेच दिया, अब आपको टाइम पे क्या करना होगा, कलेक्शन करना होगा। तो सेकंड पॉइंट इसी पे ही डिपेंड करता है। फर्स्ट तो आपका पॉइंट फंक्शन मैंने आपको बता दिया था, क्रेडिट सेल यानी आप क्रेडिट पॉलिसी कब अपने फॉर्म में कैसे अपनाएंगे उसके बारे में। और सेकंड पॉइंट क्या है, कलेक्शन, कि कलेक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन प्रोसेस स्टे फ्री ऑफ द कलेक्शन ऑफ ड्यूज। ध्यान रखिएगा कि जो ये संग्रहण प्रक्रिया है या जो आपका जो प्रोसेस है उसको कह सकते हैं कि किसी भी संस्था को संग्रहण प्रक्रिया का होना या उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आप व्यवस्थित संग्रहण नीति बनाएंगे तो आपका जो कलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसी पे ही एक डेफिनेशन है जेम्स सी वॉन की, यानी कि वॉन हॉर्न ने एक डेफिनेशन दी थी। कौन से, वॉन हॉर्न ने एक डेफिनेशन दी थी कि व्हेन हैज स्टार्टेड दैट द ओवरऑल कलेक्शन पॉलिसी ऑफ द firm is determined by the combination of collection process is undertakes। यानी कि किसी भी संस्था की संपूर्ण संग्रहण नीति उसके द्वारा अपनाई गई संग्रहण प्रक्रियाओं के संयोजन से निर्धारित होती है। यानी कि जो आप कह सकते हैं जो कलेक्शन पॉलिसीज है वो किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी प्रोसेस कैसी है। अगर आपकी प्रोसेस स्ट्रांग है तो आप ध्यान रखिएगा आपकी कलेक्शन पॉलिसी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही नहीं है, कलेक्शन प्रोसेस, तो आप कह सकते हैं आपकी कलेक्शन जो पॉलिसीज है वो बेटर नहीं हो पाएगी। तो किसी भी संस्था की संपूर्ण संग्रहण नीति उसके द्वारा जो अडॉप्ट की जाती है, जो प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है उसके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। ये डेफिनेशन दी थी आपके वॉन हॉर्न ने। ठीक है, ये क्या कहता है, दिस प्रोसेस इंक्लूड सच थिंग्स एज लेटर एंड फोन कॉल्स, रिटर्न कॉल्स एंड लीगल एक्शन। ध्यान रखिएगा, संग्रहण प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं संग्रहण प्रक्रिया में। जैसे हम टाइम पे हमें कलेक्शन करना है तो हम लेटर लिख सकते हैं, उनको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या फिर फ़ोन कॉल और लेटर लिखने के बाद भी अगर वो टाइम पे हमें पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या हो सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस में इंक्लूड रहता है, लेटर है, फ़ोन कॉल्स हैं, और ज़्यादा नहीं हो तो फिर लीगल एक्शन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा जो कलेक्शन प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें टाइम और कॉस्ट दोनों कम लगे। यानी कि आपका जो टाइम है वो भी कम लगे, साथ ही आपकी जो कॉस्ट है वो भी आपकी कम हो। तो ये इस पे ध्यान रखना है, ऐसी प्रोसेस को फॉलो करना है संस्था में। कलेक्शन प्रोसेस शुड बी सच दैट बोथ टाइम कॉस्ट इंक्लूड आर मिनिमम। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि टाइम और जो कॉस्ट है वो दोनों ही मिनिमम होने जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्शन प्रोसेस ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें टाइम भी कम हो और कॉस्ट भी कम हो। इफ द कलेक्शन वाज इज टू लिबरल और टू टाइट देन बोथ विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बिजनेस। अगर आप सपोज दैट ये मानिए कि आपकी जो कलेक्शन प्रोसेस है वो अगर ज़्यादा उधार है या ज़्यादा टाइट है यानी कठोर है, तो दोनों ही
बैड इफेक्ट डालेगी आपके बिजनेस पे, यानी उसकी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमें उधार और कठोर दोनों को मिलाकर एक पॉलिसीज बनानी है। चाहे मतलब कहने का मतलब है कि लिबरल के भी कुछ एडवांटेज ले लें और जो टाइट पॉलिसी उसके एडवांटेज ले लें, और फिर हमें मिक्स एक पॉलिसीज बनानी चाहिए। अ फर्म कैन कलेक्ट द क्रेडिट बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट, राइटिंग लेटर, कलेक्शन थ्रू कलेक्शन एजेंसी। ध्यान रखिएगा कि कलेक्शंस करने के लिए, यानी कि जो आपका पेमेंट ड्यू है उसको लेने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आप नगद छूट दे सकते हो उनको, मतलब उनको लालच दे सकते हो, नगद छूट दे सकते हो कि भाई हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे, आप टाइम पे पेमेंट कर दीजिए, तो नगद छूट दे सकते हैं। आप तकाजे के पत्र लिख सकते हैं, तकाजे का मतलब उनको याद कराने के लिए, ठीक है, 1-2 लेटर लिख सकते हैं कि आप दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो कलेक्शन एजेंसी होती है उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि संग्रहण जो आप कह सकते हैं संस्था होती है, ठीक है, वो क्या करती है संस्था, कुछ कमीशंस लेके, कुछ चार्जेस लेके आपकी संस्था का जो पैसा है वो रिकवर करने में आपको सपोर्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो यही आता है कि कलेक्शन प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं एज ए मैनेजर। तो हम कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, राइटिंग लेटर लिख सकते हैं, और जो कलेक्शन एजेंसी है उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है आपको? यानी कि पहले आप कैश डिस्काउंट देंगे, अगर वो कस्टमर मान गया, आपको पैसा दे दिया, दैट्स गुड। लेकिन अगर वो नहीं माना तो आप क्या करेंगे, उसे लेटर लिखेंगे, ठीक है, ताकि अब वो टाइम पर आपका पैसा दे दे। आप देखते हैं कभी 2-3 लेटर लिखने के बाद आपका पैसा आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको लेटर में जो राइटिंग है, जो वर्ड्स हैं वो कह सकते हैं अच्छे से वर्ड यूज़ करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर उसका भी अगर आपके पास जवाब नहीं आए, उन लेटर का कस्टमर आपको आंसर नहीं करे, तो आपको एजेंसी ले सकते हैं, एजेंसी को आप कह सकते हैं कि वो चार्ज लेगी एजेंसी आपसे, और फिर आपका क्या कर सकती है, कलेक्शन करने में आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर फिर भी नहीं मानता है तो फिर आपको पता है लास्ट क्या किया जाएगा, लीगल एक्शन किया जाएगा उसके खिलाफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेलीफोन पे भी बात नहीं बने आपकी, लेटर लिखने पे भी नहीं मिले, तो आप उसको लीगल एक्शन की कह सकते हैं वार्निंग दे सकते हो कि हम आपके खिलाफ लीगल वार्निंग करेंगे, तुम टाइम पे पैसा दे दो, ठीक है। ऐसा संस्था इसलिए करती है ताकि उसका डिफॉल्ट कम से कम हो। क्लियर? कभी कभी आप देखते हैं कि संस्था है कि यहाँ पे जो लीगल एक्शन है उनमें आप कह सकते हैं झंझट में नहीं जाना चाहती है, और वो कस्टमर के साथ में क्या कर लेती है, एक एग्रीमेंट कर लेती है कि तुम इतना पैसा दे दो टाइम पर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। बात करते हैं आपके थर्ड फंक्शन की, इवैल्यूएशन क्रेडिट एप्लीकेंट। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट, साख आवेदकों का मूल्यांकन करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साख आवेदकों का मूल्यांकन करना, यानी जिसे आप क्रेडिट सेल कर रहे हो उनका वैल्यूएशन करना, उनको इवैल्यूएट करना, ठीक है, उन लोगों को, ठीक है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स, यानी कि ग्राहक के विषय में जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको लेना, ठीक है। ग्राहक के विषय में सूचना का संग्रहण। क्लियर है? यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कस्टमर जिसको आप क्रेडिट सेल कर रहे हो वो कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एनालाइज ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कस्टमर की, उनका सूचना का क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है, सूचना का विश्लेषण। जो इंफॉर्मेशन आपने ली है उसको एनालाइज करना है कि ये सही है या नहीं। थर्ड पॉइंट कह रहा है डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज, और उसके बाद में जो विश्लेषण आपने किया है उसको क्या करना है, उसको आपको उस पे कह सकते हैं विश्लेषण के आधार पर आपको अपना डिसीजन लेना है, आधार पर निर्णय, ठीक है। पहले आपने क्रेडिट पॉलिसी बनाई, फिर आपने प्रोसेस फॉलो किया, और थर्ड है
कि अब आपने प्रोसेस किया है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस कस्टमर को आप उधार माल बेच रहे हो उसका आपको वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन करने के लिए पहले उसकी इंफॉर्मेशन लोगे, इंफॉर्मेशन लेने के बाद में उसका विश्लेषण करोगे और उसके बाद अपना डिसीजन लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली हमने, फिर उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमारा डिसीजन लिया गया। तो देखिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन आप कैसे लोगे, उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका अगर वो कस्टमर पुराना है तो आपको इंटरनल जो इंफॉर्मेशन होती है कभी कभी हमें वो मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें फिनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हो पहले का, अगर आपका वो कस्टमर पुराना है तो आप अपने फर्म का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देखकर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वित्तीय विवरण के बेस पर आप निर्णय ले सकते हो। साथ ही साथ आप क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्रेडिट रेटिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे आप क्या ले सकते हो, अब उसकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो यानी साख मूल्यांकन संस्था से आप क्या कह सकते हैं अपने कस्टमर की ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप मार्केट रिपोर्ट के बेस पे भी डिसीजन ले सकते हो। मार्केट रिपोर्ट यानी बाजार प्रतिवेदन के आधार पर आप देखते हैं ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, मैगजीन को बाजार में लेके आते हैं, बाजार में छपवाते हैं। तो ये उनके बेस पे हम देख सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कस्टमर की। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ के ये डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक। वैसे ये बैंक है, ये सभी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर की नहीं देते हैं, लेकिन जब आप बैंक से कह सकते हैं, बैंक ग्राहक के बारे में वैसे सूचना नहीं देते हैं, लेकिन आप उनको कह सकते हैं लेटर लिख सकते हैं, उनको ट्रस्ट में ले सकते हैं कि हम इनकी जो इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज नहीं करेंगे। तब बैंक से आप अपने कस्टमर की सारी गुडविल को चेक करा सकते हैं, गुडविल देख सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो बैंक वैसे साधारण किसी भी अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। एक बैंक दूसरे बैंक को अगर जानकारी देने में इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को भी इतना टाइम लगाते हैं इंफॉर्मेशन देने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब एक बैंक दूसरे बैंक को देता है तो वो बैंक भी क्या करेगी, आपको वापस दूसरे कस्टमर की जब उसे जरूरत होगी तो वो उसको इंफॉर्मेशन देगी। तो ये इंफॉर्मेशन फैक्ट होती है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखते हैं कंपनी का जो ओन एक्सपीरियंस होता है कि वो कस्टमर कैसा है उसके बारे में। ठीक है, साथ ही बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जैसे ट्रेड एसोसिएट बना हुआ है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ट्रेड डायरेक्टरीज हैं, इनके बेस पे भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तो था कि इंफॉर्मेशन कहाँ से ले, ए पॉइंट कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने आपको बताया इतनी जगह से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि उन इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। अब एनालाइज के लिए ध्यान रखिएगा 5C यानी कि सी का मतलब क्या हो गया, जैसे सी का जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो होता है कैरेक्टर के बेस पे लेना। ठीक है, एक होता है आपका कैपेसिटी के बेस पे लेना, एक आपका होता है कंडीशन के बेस पे, एक हो गया आपका कैपिटल के बेस पे डिसीजन लेना कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कैपिटल के बेस पे ले लिया। एक हो गया आपका कोलेटरल के बेस पे डिसीजन लेना। तो ये 5 है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, इनके बेस पे आपको अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो बनानी होती है। ठीक है, तो ये 5C के बेस पे हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में आई है कस्टमर की उसको क्या करते हैं, उसको हम टाइम पे एनालाइज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के लिए आप 5C में डिवाइड कर सकते हैं। कैरेक्टर मीन्स चरित्र, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, कैरेक्टर मीन्स क्या हो गया, चरित्र। ठीक है, कैपेसिटी मीन्स सबका, कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, जो आप कह सकते हैं शर्त होती है या कह सकते हैं परिस्थितियां।
ठीक है। साथ ही साथ अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल का मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पूंजी, और कोलेटरल का मतलब क्या हो गया है, संपार्श्विकता। तो ये आपको 5C ध्यान रखकर इंफॉर्मेशन लेनी है, और इन सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप क्या कह सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। यानी कोई भी जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान को रखकर फिर डिसीजन ले सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कस्टमर की जो, तो इन सारे बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, डिसीजन का था, हमने एनालाइज कर ली, फिर किस 5C के बारे में हमने पता कर लिया। अब डिसीजन आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब आप डिसीजन लेंगे तो जो डिसीजन आज जो आप डिसीजन ले रहे हैं किसी कस्टमर के बारे में, वो फ्यूचर में काम नहीं आएगा वो डिसीजन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा चेंज होती है। तो जो कस्टमर आज आपको टाइम पे कर रहा है, आज आपकी कह सकते हैं एनालाइज के बारे में वो सक्सेस हो गया, उसका सही रिजल्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स यानी कि 2 साल 3 साल बाद वही स्थिति इसकी बनी रहे। इसीलिए डिसीजन जो है वो आपको हमेशा कस्टमर का बार बार वैल्यूट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट फंक्शन था थर्ड। उसके बाद में लास्ट फंक्शन क्या है कि एनालाइज एंड कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि प्राप्यों का विश्लेषण एवं नियंत्रण। क्या है? प्राप्यों का विश्लेषण एवं नियंत्रण, ये फोर्थ फंक्शन है इसका। इसमें हम रेशियो एनालाइज क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, रेशियो एनालाइज का मतलब हो गया डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो या एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन सब का यूज करके हम अपने कह सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं कि रिसीवेबल कैसे रहेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप क्या क्या रेशियो यूज कर सकते हो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, सेकंड क्या हो गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इनके बेस पे आप अनुपातों का विश्लेषण करके क्या कर सकते हो, अपनी संस्था के जो कस्टमर्स हैं उनके बारे में कह सकते हैं एनालाइज कर सकते हो। रेशियो बेस पे आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और रिसीवेबल्स को कंट्रोल कर सकते हो। ज़्यादा रिसीवेबल्स नहीं होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि कोई संस्था अब बहुत ज़्यादा ओवर क्रेडिट सेल कर दे और उसके रिसीवेबल्स ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं रिसीवेबल्स और डेटर्स एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल का मतलब क्या होता है, काल सूची। क्या कहते हैं इसे, काल सूची। देखिए इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि जितने भी डिफॉल्ट होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक एजिंग शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है संस्था के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारे के सारे जितने भी डेटर्स रहेंगे उनके नेम रहते हैं। ये जो एजिंग शेड्यूल है, काल सूची, उसमें डेटर्स के नेम, ठीक है, आपकी टोटल कितना ड्यू है, टोटल जितना भी ड्यू है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कितने टाइम पीरियड में आपका वो पैसा आने वाला है, वो टाइम पीरियड के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आपका कह सकते हैं कितनी अवधि, कितने टाइम पीरियड का आपका बाकी है और कितना आप कह सकते हैं ये जो डिस्काउंट है अगर आप दे रहे हैं या कोई फैसिलिटी दे रहे हैं उसकी भी जानकारी इसमें होनी चाहिए कि आप क्या करेंगे उसके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो लिस्ट होती है, ये जो शेड्यूल होता है वो आपका साप्ताहिक भी बनाया जा सकता है, मंथली बनाया जा सकता है, हाफ ईयरली बनाया जा सकता है और ईयरली भी बनाया जा सकता है। लेकिन बनाना बहुत जरूरी होगा जहाँ पे जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन क्रेडिट सेल करता है उसे एजिंग शेड्यूल बनाना, काल सूची बनाना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिंग शेड्यूल, काल सूची क्या है। तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारे जितने भी डेटर्स हैं जिनसे हमें पेमेंट लेना है उनके नाम, कितने टोटल ड्यू है, टाइम पीरियड में कब तक आएगा, और ये जो एजिंग शेड्यूल है वो संस्था अपने अकॉर्डिंग वीकली, मंथली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बना सकती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा अगर बहुत अच्छी एजिंग शेड्यूल बनानी है तो उसमें आपको कस्टमर के नेम अल्फाबेटिक लिखने हैं, यानी कि क्रम वाइज लिखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको टाइम का पता होना चाहिए कौन सा कस्टमर कब पेमेंट करेगा।
क्लियर। साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे करना है वो भी संस्था को पहले से पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं 4 फंक्शन थे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट फंक्शन को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हमने सेकंड फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन प्रोसेस, इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या क्या बेनिफिट दोगे, ऑफरिंग ऑफ कैश डिस्काउंट, राइटिंग लेटर और कलेक्शन थ्रू एजेंसी से हम संपर्क कर सकते हैं। थर्ड था कि जो एप्लीकेंट्स हैं यानी जो हमसे उधार ले रहा है, जो हमसे उधार माल खरीद रहा है, उसके लिए क्या क्या कैसे उस पर वैल्यूएशन करें उसके ऊपर। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन एनालाइज करना है और फिर डिसीजन लेना है। एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट बेस पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मार्केट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, कुछ चैम्बर्स बने हुए कॉमर्स के, उनके बेस पे, ठीक है, तो ये डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट फंक्शन था एनालाइज एंड कंट्रोल ऑफ रिसीवर, यानी ज़्यादा रिसीवर्स नहीं होने चाहिए संस्था में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए हम संस्था में एजिंग शेड्यूल बनाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओवर रिसीवर तो नहीं हो रहे, यानी संस्था ज़्यादा उधार तो नहीं बेच रही है, तो ये आपको पता चल सकता है। तो देखिए रिसीवेबल मैनेजमेंट में जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो यहीं से कहीं बनता है, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिंग शेड्यूल, या आप जो कस्टमर है उनका वैल्यूएशन करने के लिए क्या यूज करेंगे। तो ये सारा थ्योरी का क्वेश्चंस है जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल, उसके बारे में। ओके, थैंक यू।